हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो गया दिल खुश कमीने, साले कांगफू पांडा, पड़ गई कलेजे में ठान, उसकी बेइज्जती करके मिल गई तेरी अन्ना को तस्कीन। घमंडी मगरूर आदमी बड़ा काबिल बनना घूमता है। सिफर है तो सिफर मेरी नजर में, समझा। किस बुरी तरह से दिल तोड़ा है बेचारे का। कितने प्यार से इनवाइट करने आई थी हमें, नहीं जाना था तो आराम से भी कह सकता था। यूं मुंह फाड़ कर मना करने की क्या जरूरत थी। रोती भी गई है वो तेरी वजह से। तू प्यार के काबिल है ही नहीं, ना जाने उसको क्या नजर आया जो तुझ जैसे खोते पर फिदा हो गई है। सिर्फ इस सफेद सूरज से धोखा खा गई, काला दिल तो देखा ही नहीं है। तुम बड़े पापा पर तो गया ही नहीं है, सिवाय इस शक्ल के। उनके जैसा तो कुछ है भी नहीं है तेरे अंदर। कहाँ वो जिंदा दिल, हसास, रवादार, आजिज़ी पसंद बंदे। कहाँ तू नीम चढ़े करेले की औलाद, कड़वा कसीला बेरंग इंसान। आ जोर से पड़ने वाले मुक्के ने रकीम की चलती जुबान को ब्रेक लगा दिया था, जो सफीन को रोता हुआ देखकर हादसा जोश में आ चुका था। उसने अपने साथ साथ आदि और फहीम के हिस्से का गुस्सा भी हाल पर निकालना डाला था। रकीम को सफीन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। दर पड़ता उसकी सूरत में उसे अपनी सिंड्रेला नजर आ रहे थे। वही चेहरा, वही आंखें, और इन खूबसूरत आंखों में आंसू देखकर वो बिफर गया था। मगर हालिब के हाथ का मुक्का उसकी बोलती बंद कर चुका था। हो गया तेरा, या एक और दोस्त हो। उसके लिए तेरे दिल में इतना दर्द क्यों उठ रहा है? तेरी बहन लगती है क्या वो? हालिब ने उसकी शिर का कॉलर पकड़ते हुए घर्ष कर कहा। बहन नहीं, मगर होने वाली साली जरूर लगती है, और साली आधे घर वाली होती है, इसलिए मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं दे सकता। रकीम ने इस बात सही उसकी नस पकड़ी थी, और आदि और फहीम ने उसको थम्स अप करके दा दी थी। क्या कहा? फिर से कहना जरा, क्या लगती है वो तेरी? हालिब ने आस्तीने चढ़ाते हुए एक आईब्रो उठाते हुए कहा। साली बोले तो आदि घर वाली। रकीम ने सारी आंखें खोलते हुए चटखाड़ा लेकर कहा था, और हालिब ने तैश में आंखों से जोर से देखा देकर पीछे दीवार से लगाया, और एक बाजू उसके सीने पर रखकर दूसरे का मुक्का बनाकर उसको दिखाते हुए वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला। तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं अगर दोबारा उसे इन फजूल नामों से बुलाया तो। गढ़वाली, माई फूड, थाली के बैंगन, छछोड़े इंसान। एक तरफ उसकी बहन को पटाने के चक्कर में है, और दूसरी तरफ तू उस पर भी नजर रखे हुए है। खबरदार, जो आज के बाद उसको नजर उठाकर देखा भी तूने, तुझे अंधा कर दूंगा हमेशा के लिए, समझा। उसने गुस्से से सुर पड़ती हुई आंखों से उसे घूरते हुए झटके से छोड़ा, और पीछे हटकर वापस पलटने लगा, जब पीछे से दांत दिखाते हुए रकीम की आवाज उसके कदमों को रोक गए थे। क्यों? तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू तो उसे वैसे भी पसंद नहीं करता, फिर क्यों उसे कुछ भी कहे? तुझे फर्क नहीं बनना चाहिए। मैं उसकी बहन के साथ उसको भी पटाने का इरादा रखता हूँ। देखना कितनी जल्दी उसे सेट करके उसके साथ डेट पर भी जाऊंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। आदि और फहीम जो कपड़े सोफे पर बैठे हुए इन दोनों के उलझते हुए देख रहे थे। रकीम की तेजी से चलती हुई जुबान को देखकर उसके लिए हैर के दुआ करने लगे थे, जो जाम बुझकर शेर के मुंह में हाथ डाल रहा था। रकीम की बकवास उनका हल्के गुस्से की बस हो चुकी थी। तभी वो तेजी से पलट कर रकीब के पास पहुंचा और जोर से उसके पेट में घुटना मारते हुए उसका गला दबोच लिया। साथ ही वो गुस्से से बोला नहीं, बल्कि जोर से डरा था। वो लड़की जिसके लिए तू ये सब बकवास किए जा रहे ना, पहली नजर की मोहब्बत है मेरी। उसको पहली दफा देखते ही आशिक हो गया था उसका। पहली बार दिल ने उस किसी के लिए धड़कना सीखा है, और तुम मुझसे छीनेगा उसे डेढ़ पर लेकर जाएगा, सेट करेगा उसे। ये सबसे पहले जान से मार दूंगा तुझे। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। अपने सिवा किसी और की नजर तक उस पर पड़ने नहीं दूंगा। तीनों मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो और जहन नशीन का लो। हालिब हसन शाह को सफीन मुराद से मोहब्बत ही नहीं, इश्क हो गया है। उसकी तरफ मैली नजर से किसी ने देखा भी तो मैं देखने वाले की आंखें फोड़ दूंगा, समझे। बीचे वे सरते लहजे में बोलते हुए रकीम को बाहर उबलती हुई आंखें और लाल चेहरे को देखकर अपनी गिरफ्त से आजाद कर चुका था, और रकीब गहरी गहरी सांस लेता हुआ अपना तनफस बहाल करने लगा था, जबकि फहीम और आदि भी हैरान परेशान सा उसका जहाना अंदाज देकर खामोश से खड़े रह गए थे। वो हालिब तो कुछ कहते उससे पहले वो तेजी से रूम से बाहर चला गया था। पीछे रूम में पहले दिन दोनों ने खांसते हुए रकीम की सूरत देखी, मगर उसकी शरारती हंसी देखकर खुद भी शरारत से मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाए, याहू। रात खाने की टेबल पर वो सब खामोशी से बैठे अपनी अपनी सोचों में घूमते के हालिब की संजीदा वापा इन तीनों ने चौंक को देखा। कुछ भी करके टिकट्स कैंसिल करवाओ, एक हफ्ते से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। हालिब ने इन तीनों को देखते हुए दो टोक लहजे में कहा। उसकी आंखों के सामने बाबा सफीन का रोया मरजाया हुआ चेहरा आ रहा था। वो कल डिनर पर जाने का और सफीन से एक्सक्यूज करने का पक्का इरादा कर चुका था, जबकि उसकी बात सुनकर फहीम और हकीम का दिल किया कि आगे बढ़कर हालिब का सुजवा मुंह चूम ले। आदि, तूने ये शर्ट फैलाया है ना, अब तू ही डैड, रेहान चाचू, फूफा जान और शहरिया चाचू को हैंडल कर। हालिब ने आदि को लताड़ते हुए कहा। लड्डू? तो आदि के दिल में भी उसकी बात सुनकर फूटने लगे थे, मगर बाप के साथ सारे वालिद साहिबान से वो क्या कहता, यही सोच के वो परेशान हो गया था। मैं कैसे हैंडल करूंगा इस सब को?
तुझे तो पता ना है, डैड और बड़े पापा तो मान भी जाएंगे, मगर फूफा जान तो इस डैशिंग कमीने की हरकतों से वैसे ही नाला रहते हैं। और रेहान चाचू ने भी तो रकीम को आने से पहले वार्निंग दे दी थी कि जल्दी वापस आना है। फहीम भी, जो कि लफ्ज डैशिंग कमीने पर हमेशा चिढ़ जाता था, अभी आदि को घुड़ी डालने लगा था, मगर उसकी परेशान सूरत देखकर खुद भी सोच में पड़ गया था। सिर्फ रकीम इत्मीनान से बैठा हुआ उनकी सूरतें देख रहा था। उसे यकीन था कि कुछ ही देर में इन तीनों के जरहेज दिमागों से यकीनन कोई जबरदस्त आइडिया बरामद हो ही जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ देर सोचों में गुम रहने के बाद आदि ने गर्दन उठाकर इन तीनों की सूरतें देखी और मुस्कुराकर चमकती हुई आंखों से बोला, आइडिया। जिस पर वो तीनों भी मुस्कुराते हुए रिलैक्स हो गए थे कि आदि के आइडियाज उनकी परेशानियों के लिए हमेशा निजात लेकर आते थे। शाम की उदासी ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। वो अकेली इस वक्त लान में लगे हुए अपने फेवरेट चूल्हे पर खामोशी से बैठी हुई थी। हाला मम्मा किचन में सनान भाई के लिए पास्ता बना रही थी। सनम और सफीन आयशा के साथ अपने रूम में थी। पता नहीं आयशा आपी के साथ क्या मसला है, वो जब से आई थी अपने ही रूम में बंद थी, एक दिन भी नीचे नहीं आई थी। उसने हाला मामा से पूछा था कि आयशा आपी बाहर क्यों नहीं आती, तो उन्होंने नहायत ही मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाते हुए कहा कि आयशा आपी को यहाँ पर आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इसलिए वो अभी किसी से फ्रैंक नहीं है। और ये भी वो अपनी नानी अम्मा को भी बहुत ही मिस करती हैं, जिनके साथ वो पिछले 8 साल से रह थी। मेहरोसा अपनी आपी के साथ वक्त गुजारना चाहती थी और मम्मा ने भी तो पाकिस्तान से उसके लिए पापा से मैसेज भिजवाया था कि मेहरोसा अपनी मम्मा को याद करके बिल्कुल भी नहीं रोएगी। वो और आयशा हमेशा प्यार से रहेंगी, दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती करेंगी और मेहरोसा अपने डैड या किसी को भी परेशान नहीं करेंगी, एक नेक और अच्छी बच्ची बनकर रहेगी। खास तौर पर आयशा आपी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा उनके साथ रहेगी। मगर आयशा उसको अपने करीब आने का मौका ही नहीं दे रही थी। मसलसल कमरे में बांध थी। सफीन और सनम भी उसके साथ ही। मम्मा आप कब पाकिस्तान से आएंगी, मैं आपको बहुत ही मिस करती हूँ। उसने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों में झपक कर आंसू कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके मासूम से चेहरे पर इस वक्त दुख की परछाइयां दूर से भी साफ नजर आ रही थी। क्या तुम उदास हो? मेरोसा ने चौंका गर्दन घुमाई। उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी 8 साल आयशा सवाल नजर से उसको देख रही थी। आयशा पी आ। मीरोसा ने उसको देखकर हैरत से कहा, हाँ मीरोसा गुड़िया मैं। तुम क्यों यहाँ पर अकेली उदास बैठी हुई हो? अब आयशा उसके पास ही झूले पर बैठ गए थे। मीरोसा ने जट से अपनी नन्ही बाहों का हार उसके गले में डाल दिया था। आयशा आपी, मेरी मम्मा मुझे छोड़कर अकेली पाकिस्तान चली गई, मैं उन्हें मिस करती हूँ बहुत। पता नहीं वो मुझे यहाँ पर अकेला क्यों छोड़ गई है। वो कभी मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती, मैं हर जगह उनके साथ जाती हूँ। अब भी मैं उनको बहुत ही मिस कर रही हूँ आपी। मेहरोसा आयशा के कंधे से लगी हुई आंसू बहाते हुए बोले थे। चुप हो जाओ मेहरोसा, तुम इस तरह मत रो, तुम्हारी मम्मा आ जाएंगी, प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें पता है मेहरोसा, तुम बहुत ही लकी हो। तुम्हारी मम्मा है, डैड है, तुम उनके पास रहती हो, मगर कुछ बच्चों की ना मम्मा होती है और ना ही डैड। मुझे देखो, मेरी मम्मा मुझे छोड़कर अल्लाह ताला के पास चली गई थी जब मैं छोटी बेबी थी। मैंने अपनी मम्मा को देखा भी नहीं है और ना ही बचपन से अपने डैड को। मेहरोसा ने हैरत से सर उठाकर आंखें फाड़ते हुए आयशा को देखा। आयशा आपी, मम्मा ने कहा था आप बड़ी मम्मा की बेटी हैं जो आपको छोड़कर अल्लाह के पास चली गई हैं, मगर क्या आपने डैड को भी नहीं देखा? आपके डैड भी वही हैं जो मेरे हैं। मेहरोसा ने अक्लमंदी से उसको समझाया। डैड को मैं बस फोटो की हद तक जानती हूँ मेहरोसा, मैंने उन्हें बस फोटो में देखा है, सामने से नहीं। वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझे देखना भी नहीं चाहते। वहाँ पाकिस्तान में मेरी मम्मानियाँ मुझे मारती थी और कहती थी कि मैं मनहूस हूँ, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, फिर दादी भी मेरी वजह से मर गई, इसलिए मेरे डैड ने मुझे पाकिस्तान भेज दिया और पलट कर कभी मेरी खबर नहीं ली। वो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं एक मनहूस बच्ची हूँ, उनको तो मेरा चेहरा भी याद नहीं है। यहाँ आने के बाद हाला मम्मा ने कहा कि मैं डैड के सामने आने की कोशिश ना करूँ, बस अपने कमरे में रहूँ, वरना वो गुस्से में मुझे पाकिस्तान वापस भेज देंगे। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती मेहरोसा, वहाँ मम्मानियाँ मुझे मारती हैं, खाना नहीं देती। अब तो नानी ने भी यही है जो मुझे बचा ले, इसलिए मैं डैड के सामने नहीं आती कि कहीं वो मुझे देखकर गुस्सा ना हो जाए और वापस पाकिस्तान ना भेज दे। आशा के लहजे में छुपा हुआ डर उसकी आंखों से भी आया हो रहा था। न जाने वो पाकिस्तान में किन हालात में रह रही थी जो इस कदर डरी हुई थी। वक्त ने उसे पहले से बहुत ही समझदार काट दिया था। वो अपनी उम्र के बच्चों से बड़ी बातें करती। मेहरोसा अपना गम भुलाए बस टक्कर टक्कर आशा की सूरत देखी जा रही थी। उसे लफ्ज महनूस के मानी भी नहीं पता थे, मगर फिर भी वो बहन के दर्द को अपने दिल में उतरता हुआ महसूस करती। यानी ये वजह थी उसके कमरे से बाहर न आने की। वो डैड से डरती थी। आप कहीं नहीं जाएंगी आपी, मैं डैड को ऐसा करने नहीं दूंगी। मुझे मेरी मम्मा ने कहा है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, मैं अब कभी भी आपको अकेला नहीं रहने दूंगी। आप डैड से डर कर कमरे में बंद रहती है ना,
मगर अब मैं आपको ऐसा नहीं रहने दूंगी, आप मेरे साथ खेला करेंगी, हम साथ में स्कूल जाएंगे। मिरोसा की बातें सुनती आयशा मुस्कुराते हुए उसको देखने लगी थी। उसकी ये छोटी सी मासूम सी बहन सच में बहुत ही अच्छी थी। अब भी वो दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रही थी कि किसी ने जोर से आयशा का एक बाजू पकड़ कर उठाया, उसे धिक्का देकर नीचे घास के फर्श पर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी से बात करने की भी? हाउ डियर जो! गुस्से से सुरह होता हुआ चिढ़ा लिया जैद मुराद एक हाथ से मेहरोसा को सख्ती से पकड़ते हुए गर्ज कर बोले थे, जो कि आयशा को गिरता हुआ देखकर डर से रोने लगी थी और इनसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगे थे। आज के बाद दोबारा मेहरोसा की करीबी फटकी तो जान से मार डालूंगा, तो जान ले लूंगा तुम्हारी, महनूस कहेंगी। उसे फर्श पर पड़ा हुआ छोड़कर वो गुस्से से मेहरोसा का हाथ खींचते हुए अंदर की जन्नत बांट गए थे। ज़ोहेब, हाला। वो अंदर पहुंचकर लॉन्च में खड़े हुए हाला और ज़ोहेब को आवाजें देकर बुलाने लगे थे। वो दोनों उसकी चीख आवाज सुनते हुए, चीखती हुई आवाज सुनकर दौड़ते हुए बाहर आए थे। क्या बात है भाईजान, क्यों चीख रहे हैं? ज़ोहेब मुराद, जो इतने दिनों की भागदौड़ में ठीक से सो भी नहीं सके थे, अभी थोड़ी देर पहले ही सोने के इरादे से लेटे थे, मगर बाई की चीख सुनकर जल्दी से घबराकर बाहर भाग आए थे। तुम लाए थे ना इस महनूस को मेरे घर पर? किसकी इजाजत से लाए हो उसे यहाँ पर, जिसको मैंने कभी अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया? उसे तुम मेरे ही घर में मेरी बेटी के पास लेकर आए। ये तुमने अच्छा नहीं किया ज़ोहेब, सुबह ही उसे यहाँ से दफा करो। अब मुझ में और हौसला नहीं है किसी को खोने का। साहलिया के बाद मेहरोसा ही मेरे जीने का वाहिद मकसद है, और ये महनूस उसको भी मुझसे दूर करना चाहती है। उसकी परछाई भी मैं मेहरोसा पर पड़ने नहीं देना चाहता, और ये इसे दोस्तियां करने की कोशिशों में है। वो गुस्से से मेहरोसा की तरफ मुड़े, जो उनका जलाली रूप देखकर खौफ से चीख चीख कर रोने लगे थे। जब तक ये लड़की यहाँ पर है तो मुझे उससे बात करना तो दो, उसके आसपास भी ना दिखो, समझी कि नहीं? वो शहादत की उंगली मेहरोसा को दिखाते हुए जोर से गर्ज कर बोले। मेहरोसा उनको खुद पर चलाता हुआ देखकर मजीद जोर जोर से रोने लगे। मेहरोसा को रोता हुआ देखकर हाला तेजी से उसके पास पहुंची और उसे अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा था तुमसे ज़ोहेब, इस मनहूस को कभी मेरे घर मत लाना, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा। उसने मेरे घर में कदम रखा ही था कि मेरी हंसती बोलती हुई बीवी, मेरी सालिया भी मुझे छोड़कर चली गई। सिर्फ इस महनूस की वजह से उसने पैदा होकर सिर्फ और सिर्फ मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। उसकी वजह से मेरी शफा मुझे छोड़कर चली गई। फिर अम्मी ने उसको रखना चाहा तो वो भी नहीं रही। जिस नानी ने उसको बचपन से पाला, ये उन्हें भी खा गई। बददुआ है ये, बददुआ। मैं तुमसे अब भी कहता हूँ ज़ोहेब, अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को खतरे में मत डालो। यह सबस कदम जहाँ जाती है, मौत उस घर की दहलीज पकड़ लेती है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, खुदा के लिए अपनी जिंदगी को और अपने घर को मत बर्बाद होने दो। फेंक दो उसे कहीं और किसी हॉस्टल में, जहाँ उसकी नहुसत से हमारे बच्चे महफूज रहें, वरना ये सबको खा जाएगी, बर्बाद कर देगी ये सबको बर्बाद। ज़ैद मुराद जोर जोर से चलाते हुए इस मासूम बच्चे का दिल नोच रहे थे, जो बैरूनी दरवाजे के पीछे छुपी उनकी गरजती हुई आवाज सुनकर थर थर कांप रहे थे। इस वक्त वो कहीं से भी एक पढ़े लिखे बाशोर इंसान नहीं लग रहे थे। बस कीजिए भाईजान, खुदा के लिए बस कीजिए। ज़ोहेब मुराद ने थकी थकी आवाज में उनसे कहा, आपको इस मासूम से नफरत की वाकई में कोई इंतहा नहीं है। आपकी सोच, आपके अल्फाज से मुझे अंदाजा हो गया है कि आप अल्लाह के वजूद को नाउज़बिल्लाह बिल्कुल भी फरमोश कर चुके हैं। आप एक साहिब ईमान मुसलमान होने के बाद भी ये तक भूल चुके हैं कि जिंदगी और मौत देने का इख्तियार खुदा के हाथ में है, इस बच्ची के नहीं, जिसकी मौत जैसे लिखी है वो इसी हाल में आएगी। जब जिसने मरना है वो इसी वक्त मरेगा। कोई अपने वक्त से पहले मर सकता है और ना बाद में। अम्मी, बाबी बेगम, शफा, भाभी, ममानी जान, सबकी मौत ऐसे ही होना तय पाई थी। यह खुदा के फैसले है, इसमें आशा को ना घसीटें। आप भूल चुके हैं कि ये बच्ची जिसे आप मनहूस मनहूस कह रहे हैं, ये आप ही की बेटी है, आप ही की शफा भाभी की, जिससे आप आज तक मोहब्बत के दावेदार हैं। वो उसे आपके सहारे छोड़कर दुनिया से गई थी। एक बार नहीं सोचा कभी आपने कि आपकी इस नफरत से उसकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी? आयशा उसके वजूद का हिस्सा है, आपका हिस्सा है। उसके रगों में आपका खून दौड़ रहा है और आपने उस पर मनहूस का टैग लगाकर अपने आप से काट कर अलग फेंक दिया है। क्या यही थी आपकी शिफा भाभी से मोहब्बत? उनसे की बेवफाई की सजा आप आज तक खुद को दे रहे हैं, मगर आयशा के साथ की नाइंसाफी का एहसास तक नहीं है आपको। आपने सोचा है भाईजान कि अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे जब शफा भाभी को, जब वो अपनी बेटी के लिए आपसे जवाब तलब करेंगी? कर पाएंगे इस वक्त उनका सामना? बोलें, जवाब दें। कौन सा हक अदा किया है आपने आज तक आयशा के बाप होने का? शफा भाभी और आयशा के मुजरम तो आप थे ही, मगर भाभी बेगम के साथ भी आपने बहुत ही गलत किया भाईजान। जिंदगी भर आपने उनके साथ की भी नेकी का एहसान जताया है, उन्हें अपनाने की सजा देते रहे, उन्हें
अपना और शिफा भाभी का मुजरम समझते रहे। उन्हें शादी के बाद का पूरा अरसा हो तो गुनाहगार समझ कर गुजारा और इसी गुनाह का कफारा वो यहाँ इस घर में आयशा को लाकर अदा करना चाहते थे। वो उसके यहाँ आने से बहुत ही खुश थे और आपको जान का हैरानगी होगी कि आयशा को यहाँ पर उन्होंने नहीं लाने की जिद की थी। मैं अपनी मर्जी से उसे यहाँ पर नहीं लाया, बल्कि मैं तो भाभी बेगम से यहाँ आने के लिए फोन पर मदद कर ली थी, मगर उन्होंने खुद मुझे आयशा के साथ यहाँ पर आने को कहा था। वो उसे अपने साथ रखना चाहते थे हमेशा के लिए। मेरे यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझे फोन पर बात की थी। वो आपसे आयशा के मतलब बात करना चाहती थी और आपके नाम मानने की सूरत में वो आपसे अलग होने को भी तैयार थे। ज़ोहैब मुराद ये दर पे इंकशाफात कर रहे थे। उस ज़ैद हैरत की ज्यादती से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनकी साहलिया जो उनके हर हुक्म पर सर झुकाना अपना फर्ज समझती थी, वो उनसे अलग होना चाहती थी, वो भी आयशा की वजह से। आप इन तीनों के गुनाहगार हैं भाईजान, कैसा कफारा अदा करेंगे अपने गुनाहों का, बताएं। आज ज़ोहैब उन्हें सच का आईना दिखा रहा था जिसमें उनकी सूरत नहायत ही कड़े नजर आ रही थी। वो शदीद बेचैन हो चुके थे। इस तरह की कैफियत में वो दोनों हाथों को बाहम फंसाए सामने सोफे पर जाकर बैठे थे। उनका गुस्सा ज़ोहैब की सच्ची बातें सुनकर ठंडा पड़ रहा था। जानते हैं आप, मैं आयशा को पाकिस्तान से किस हाथ में यहाँ पर लाया था? ये बच्ची पाक के होते हुए भी लावारसों की जैसी जिंदगी गुजार रही है। वहाँ उसकी नानी को उसके साथ हुई ज्यादती ने दिल का मरीज बना दिया था। उसकी ममानियां पूरे घर का काम उससे करवाती थी। छोटी छोटी गलतियों पर जानवरों की तरह उसको मारती थी। उसकी नानी हमारी ममानी भी थी भाईजान, और आपने उनके दामाद होने के साथ साथ उनके भांजे भी थे, मगर आखिरी वक्त में उन्हें मुझे बुलाकर आयशा की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके बाप को नहीं बुलाया, क्योंकि उन्हें पता था जिस बाप को उसके पैदा होने के बाद से 8 साल तक कभी पलट कर नहीं देखा, वो अब क्या उसकी जिम्मेदारी लेगा। आपको तो ये भी नहीं पता कि ममानी को असल में हुआ क्या है, क्या बात है उनकी मौत की वजह बने। ज़ैद मुराद ने कब से बोलते हुए ज़ोहैब को चौंका देखा था, जो बात करते हुए अब हाँफने लगे थे, जैसे काफी लंबी मुसाफत तय करके आए हों। ज़ोहैब ने पास पड़े सिंगल सोफे पर बैठते हुए एक नजर हाला को देखा, जो कि मेहरोसा को अपने साथ लगाए हुए खड़े थे। उसके बिल्कुल साथ ही सफीन सन्ना भी थी और लॉन्च में मुल्हिक किचन के गेट पर नान खड़ा था, जबकि उनके सामने 3 सीटर सोफे पर ज्यादा मुस्तरफ से बैठे हुए थे, जैसे ज़ोहैब के आगे बोलने का मुंतजिर हो। बाहर दरवाजे के पीछे आयशा भी छुपी खड़ी थी और ज़ोहैब को सिर्फ उसका एक बाजू नजर रहा था। वो जानते थे कि आयशा ज़्यादा मुराद से खौफजदा है। तभी वो साहता उठकर उसके पास पहुंचे और धीरे से नहायत नरमी से उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आए। हाला, अब बच्चों को ऊपर उनके रूम में लेकर जाए और उनको खाना वगैरह खिलाकर सुला दे। वो खामोश कड़वी हाले से बोलते। हाला ने इस बात में सारी लाया तो उन्होंने आयशा का हाथ हाला को थमाया और आंखों में नरमी लिए हुए उसे उनके साथ जाने का इशारा करने लगे, और फिर मुस्कुराकर मेहरोसा को भी अपने पास बुलाया, जो हल्ला से चिपकी हुई खड़े थे। वो झिझकते हुए आगे आई, एक नजर बाप के चेहरे पर डालकर ज़ोहैब की तरफ बढ़ गई। उन्हें मुस्कुराते हुए झुककर बारी बारी आयशा, मेहरोसा, सनम, सफीन के माथे पर प्यार किया था और सुनान को आवाज देकर उसके सर पर भी शफकत से हाथ फेरते हुए उसके रूम में भेज दिया। सबको बेचकर एक बार फिर वो अपनी नशिस्त पर बैठ गए थे। ममानी को क्या हुआ था ज़ोहैब? ज़ैद मुराद ने सवालिया नजर से ज़ोहैब के संजीदा चेहरे को देखते हुए पूछा। आयशा के साथ उनके कजन ने ज्यादती करने की कोशिश की थी, जिसे ममानी ने अपनी आंखों से देखा था। इन लोगों ने आयशा का मुफ्त का माल समझ लिया था, क्योंकि उसके आगे पीछे ममानी के सिवा कोई नहीं था। इस लड़की ने भी शायद यही सोचकर आयशा के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी कि उसको कौन पूछने वाला है। उस दिन अगर ममानी बड़वत आशा को ढूंढती हुई अपने पोते के कमरे में ना पहुंची होती तो आज सब कुछ खत्म हो गया होता। उन्होंने मामूर मदम लहजे में असल वजह बताई, जिसे सुनकर ज़ैद मुराद जैसे साकत हो गए थे और फटी फटी आंखों से ज़ोहैब मुराद का चेहरा देखने लगे थे। यानी वो इतने बेखबर थे इस बच्ची से, वो भी उसके सगे बाप होकर। बकौल ज़ोहैब, वो बच्ची उसके शफाक के वजूद का हिस्सा थी। उसके रगों में उन्हीं का खून दौड़ा था, मगर उस वक्त बीती हुई अजियतों से वो यकसर अनजान थे। आज उनका भाई कौन कौन सी तला हकीकतों से उन्हें रोशनास करवा रहा था। ममानी ने अपने बहू और बेटे से जब इस बारे में बात करनी चाहिए तो वो मुकर गए। उल्टा उन्होंने आशा को ही मोदे इल्जाम ठहराया। उनका बेटा पहले ही माँ बाप का एतमाद ले चुका था। उन्हें ममानी के सामने ही आशा को बहुत मारा। उसी रात ममानी ने पड़ोसियों को मेरा नंबर देकर मुझे कॉल करवाया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे ये सब कुछ खुद ममानी ने रोते हुए बताया। उनको आशा को उसी जुर्म में 2 दिन से खाना नहीं दिया गया था। उन्हें शायद अंदाजा हो चुका था कि अब वो नहीं बचेंगी, इसलिए उन्होंने मुझसे दरखास्त की कि मैं आशा को इस दोजख से निकाल कर ले जाऊं, वरना ये लोग उसको मार डालेंगे। खुदा की कसम, मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि वहां पर आशा के साथ इतना बदतर सलूक होता है तो मैं कब का उसे वहां से ला चुका होता। मैंने जब भी ममानी को कॉल की, उन्होंने सब हैर हरियत की ही खबर सुनाई और आशा ने भी इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। शायद ममानी की ही हदायत होगी। मेरे पहुंचने के अगले दिन ममानी का इंतकाल हो गया। उनकी तदफीन के बाद मैं आशा को होटल ले गया।
किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा मुझे ये कहा गया कि अब लेकर जा रहे हो ना तो उसे दोबारा वापस ना भेजूं, क्योंकि अब उसको संभालने वाली नानी भी नहीं रही और इस घर में कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और मैंने उन सबको वादे तौर पर कह दिया था कि ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई का खून है, बेफिक्र रहें, ये अब दोबारा यहाँ पर कभी वापस नहीं आएगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे इंतजाम किए और उसको अपने साथ हेलमेट ले आया। उन्होंने बोलते बोलते नजर उठाकर ज़ात मुराद का चेहरा देखा। यहाँ पर जलजले के आसार मौजूद थे। यकीनन अंदर कहीं बहुत ज़्यादा टूट फूट मचने वाली थी। आज मैंने आपकी आशा के लिए नफरत देखी है भाईजान, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप आशा को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि आज से मैं आशा का चचा नहीं, उसका बाप हूँ। हालांकि तो उसकी माँ है ही, आप उससे भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते ना रखे, मगर मैं उसको सनम और सफीन की तरह ही पालूंगा, अपने साथ रखूंगा। वो मेरे जीते जी किसी हॉस्टल में नहीं रहेगी। और हाँ, मैं हैम्पटन को भी कुछ वक्त के लिए छोड़ने चाहता हूँ। जब तक मेरी बेटियां बादशाह नहीं हो जाती, मैं पाकिस्तान में रहूंगा। वहाँ के कुछ शहरों में फैक्ट्रियां लगाने की सोच रहा हूँ। बाकी रहायश के लिए मैंने सोचा है हम अपने आबाई शहर लाहौर में ही पापा वाले बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की तरबियत इखलाकी इक़्तिदार पर हो, वो अपने मुस्लिम माशरे में रहकर अपने कल्चर को अच्छी तरह समझे। मैं उन्हें इस मादर पदर आज़ाद माहौल से इन्हें दूर करना चाहता हूँ। उन्होंने दो टोक लहजे में कहते हुए गर्दन झुकाए बैठे हुए भाई को देखा, जो लपसी हुए फर्श को गोड़े थे। उनके चेहरे पर छावे कर्ब को देखकर कुछ देर तो ज़ोहेब भी खामोश हो गए थे। ठीक है ज़ोहेब, तुम जाओ पाकिस्तान, यहाँ की तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ के साथ साथ हैमलेट वाली फैक्ट्रीज भी संभाल लूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम मेहरोसा को भी अपने साथ लेकर जाओ। मैं पहले ही बहुत ही लोगों का गुनाहगार हूँ, अब इस बेटी का गुनाहगार नहीं बनना चाहता। प्लीज़ उससे साथ ले जाओ। मेहरोसा को शुरू से सालिया नहीं संभाला है, वो मुझसे हैंडल नहीं होती और काम के सिलसिले में मुझे कई कई दिन बाहर गुजारने पड़ते हैं। ऐसे में वो अकेले घर में नौकरों के सहारे कैसे रहेगी। मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ पर तुम्हारे और हाले के ज़ेरे तरबियत रहे, ताकि उसकी शख्सियत में कोई जोर ना रहे। उन्हें नदामत से चूर लजरती हुई आवाज़ में कहा। उनका मध्यम लहजा उनकी शाइस्तगी को ज़ाहिर कर रहा था, उनकी शिकस्तगी को ज़ाहिर कर रहा था। मगर भाईजान, मैं आशा को हॉस्टल नहीं भेजूंगा। आपको आशा से उसका बात करना तक गवारा नहीं हुआ तो वो उसके साथ रहे, आप बर्दाश्त कर लेंगे? ज़ुहैब मुराद का चेहरा देते हुए कहा था, जो अब भी झुका हुआ था। मुझे और शर्मिंदा मत करो, सब कुछ जानकर भी यही चाहूंगा कि वो हॉस्टल जाए। मैंने उसके साथ सबसे ज्यादा गलत किया है। एक बाप होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा, अपनी बेटी को बुलाए रखा, हमेशा अपने ही गम पर रोता रहा, उसी दुख के साथ जीता रहा कि मेरे साथ अल्लाह ने सही नहीं किया, मुझसे मेरी शिफा को छीन लिया। मगर कभी भी ये नहीं सोचा कि उसी शिफा की जीती जागती निशानी को मैंने होश से जानबूझकर दूर फेंक दिया है। उसके साथ मेरी वजह से इतना कुछ बुरा हुआ रहा और मैं यहाँ पर चैन से जिंदगी गुजारता रहा। थू है मुझे से वापस रहे, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है। कहते हुए वो हाथों में चिरा छिपाए हुए फुटबॉल को रो दिए। और ज़ुहैब मुराद ने अपने इतने मजबूत भाई को ऐसे टूटे बिखरे कभी नहीं देखा था। इस तरह तो वो शिफा भाभी की मौत पर भी नहीं रोए थे। उन्हें जल्दी से उठकर रोते हुए भाई के गले से लगा लिया। उसे तुम अपने पास ही रखो ज़ुहैब, मेरे बदले का प्यार तुम उसको देना, उसकी अच्छी तरबियत करना, वो सब देना जिससे आज तक वो महरूम रही है। मगर हाँ, एक वादा करो, तुम उसे मेरी शर्मिंदगी का जिक्र कभी नहीं करोगे। मैं जानता हूँ वो मुझे बुरा समझती है, तुम कभी उसको मेरी तरफ से सफाई नहीं दोगे। ये मेरी सजा है कि वो मुझसे नफरत करती रहे। मैं उसके सामने नहीं आऊंगा और कोशिश करना वो भी मेरे सामने ना आए। मैं उसको शक्ल दिखाने के काबिल नहीं हूँ मेरे भाई। जिस दिन मुझ में इतना हौसला पैदा हो गया कि मैं उसका सामना कर सकूं, उस दिन मैं एक लम्हे की देरी नहीं करूंगा उसके पास पहुंचने में। मगर मुझे वक्त लगेगा ज़ुहैब, नहीं जानता कितना, कितने दिन, कुछ महीने या शायद कुछ साल। तब तक मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दो, बस तब तक तुम उसका और मेहरोसा का ख्याल रखना। मेहरोसा सालिया की अमानत है मेरे पास। शफा की अमानत को तो मैं नहीं संभाल सका, मगर रोज़े क़यामत साले के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उन्हें ज़ुहैब मुराद से अलग होते हुए दर्द पड़े हुए लहजे में कहा, तुमने अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हर रिश्ता हमेशा बाखूबी निभाया। मुझे पता है मुझसे ज़्यादा मेरे दोनों बच्चों का तुम ख्याल रखोगे। कहते हुए वो तेज़ कदमों से लाउंज का दरवाज़ा अबूर करते हुए अपने बेडरूम की तरफ बढ़ते चले गए थे, जबकि ज़ुहैब मुराद ये सोचकर खुश हो गए थे कि आज उन्होंने अपनी बाबियों और अपने दोनों भतीजों के हक की जंग अपने भाई से जीत ली थी और अपने भाई की ज़िंदगी में हर रिश्ते को उसका जायज़ मुकाम दिलवा दिया था।